अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ 202 का लेक्चर नंबर 3, जिसमें लॉज ऑफ लॉजिक की बात की जा रही है। सबसे पहले इसमें जितने भी लॉज हैं वो आपने अच्छी तरीके से तैयार कर लेने हैं, और एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी ये इम्पॉर्टेंट है। लॉज आ जाते हैं और आपको तैयार भी होने चाहिए। अब जितने भी लॉज हैं उनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से लॉ यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहला लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? पी एंड क्यू इज़ इक्वल टू की क्यू एंड पी, पी आर क्यू इज़ इक्वल टू क्यू आर पी। यानी हमने मैथ के अंदर पढ़ा हुआ है ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, यानी जगह चेंज हो जाती है लेकिन आंसर उनका सेम रहता है। ये मैंने एग्जांपल दी है 5+6 और 6+5, यानी आंसर सेम ही होता है लेकिन जगह जो है ना उनकी चेंज हो जाती है। इसको कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ में 3 वैल्यूज़ होती हैं। जैसे यहाँ पे पी क्यू और 3 वैल्यूज़ हैं। अगर 3 वैल्यूज़ हों और सेम ऑपरेशन हो रहा हो तो वो एसोसिएटिव लॉ होता है। जैसे यहाँ पे एंड सब में यूज़ हो रहा है, एंड ही यूज़ हो रहा है, आर नहीं यूज़ हो रहा। अब आर में आर ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, एंड ऑपरेशन यूज़ नहीं हो रहा। तो अगर 3 वैल्यूज़ हों तो उसको एसोसिएटिव लॉ कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? इसमें भी 3 वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि ये दिया गया है पी क्यू आर, लेकिन इसमें जो ऑपरेशन होते हैं वो डिफरेंट चेंज हो सकते हैं। जैसे एंड भी यूज़ हो रहा है, और भी यूज़ हो रहा है। एसोसिएटिव में क्या था कि एंड ही यूज़ होता था तीनों वैल्यू के दरमियान में। अगर आर यूज़ हो रहा है तो आर ही यूज़ होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि 2 ऑपरेशन यूज़ हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एंड यूज़ हुआ है और आर यूज़ हुआ है, इसी तरीके से इक्वल टू पी एंड क्यू, आर पी एंड आर। तो पी आर ब्रैकेट में क्यू एंड आर इज़ इक्वल टू पी आर क्यू एंड पी आर आर। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है। उसके बाद आइडेंटिटी लॉज, वो क्या आता है कि पी एंड टी, यानी टोटोलॉजी के साथ अगर एंड लें तो आंसर क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। इसी तरीके से पी एंड सी के साथ लें तो आंसर क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है निगेशन लॉ। पी आर निगेशन पी, यानी आर निगेशन पी लेंगे तो आंसर जो सारे आएंगे वो ट्रू आएंगे, और पी एंड निगेशन पी अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएंगे वो सारे फॉल्स आएंगे। इसके बाद आ जाता है डबल निगेशन लॉ। डबल निगेशन लॉ क्या है कि अगर निगेशन का निगेशन लेंगे तो वो इक्वल टू पी आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आइडेम्पोटेंट लॉ। पी एंड पी लेंगे तो आंसर पी आएगा, पी और पी लेंगे तो आंसर पी आएगा। ये डिफरेंट लॉज हैं। उसके बाद नेक्स्ट लॉ आ जाता है डिमॉर्गन लॉ। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। निगेशन पी एंड क्यू है तो इज़ इक्वल टू निगेशन पी और निगेशन क्यू आ जाएगा। अगर निगेशन पी आर क्यू है तो इक्वल आ जाएगा निगेशन पी एंड निगेशन क्यू के। उसके बाद आ जाता है यूनिवर्सल बाउंड लॉ। ये क्या होता है? पी आर टी लेंगे तो आंसर टी आ जाएगा, और पी एंड सी लेंगे तो आंसर सी। टी का मतलब सारे आंसर ट्रू आएंगे और सी का मतलब सारे आंसर फॉल्स आएंगे। उसके बाद आ जाता है एब्जॉर्प्शन लॉ। इसमें क्या होता है कि पी एंड क्यू लें तो आंसर पी आएगा, यानी अगर इसको टेबल बना के सॉल्व करें तो जो पी की वैल्यू होगी वही आएगी। अब सेम ऐसे ही पी एंड लेंगे पी आर क्यू इज़ इक्वल टू, तब भी पी की वैल्यू ही आएगी। उसके बाद आ जाता है निगेशन ऑफ टी एंड सी, यानी अगर निगेशन टी मतलब ट्रू वैल्यूज़ लेंगे तो वो सारा क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। इसी तरीके से अगर फॉल्स वाली वैल्यू का निगेशन लेंगे तो वो सारी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी? ट्रू आ जाएंगी। तो ये डिफरेंट लॉज हैं, आप लोगों ने इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेने हैं, और एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट हैं। आगे इसके एग्जांपल है, क्वेश्चन है, वो भी देखते हैं कि किस तरीके से लॉज को यूज़ किया जाता है।
तो पहले एग्जांपल है पी आर ब्रैकेट निगेशन पी एंड क्यू ब्रैकेट क्लोज हो गई हैं। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। सबसे पहले देखें कि हमने पढ़ा था डिमॉर्गन लॉ में कि निगेशन पी एंड क्यू हो तो क्या होता है, निगेशन पी और निगेशन क्यू के इक्वल हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखें निगेशन पी एंड क्यू आ गया है ना, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, यानी यहाँ पे डिमॉर्गन लॉ यूज़ हो रहा है, निगेशन पी और निगेशन क्यू। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो डबल निगेशन यूज़ हुई है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ होगा, डबल निगेशन लॉ। डबल निगेशन लॉ क्या था कि अगर डबल निगेशन आ जाए तो वो इक्वल टू पी होती है, तो यहाँ पे ये डबल निगेशन है वो किसके इक्वल हो गई है, पी के इक्वल हो गई है। अब उसके बाद हमने एक और लॉ पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ। वो क्या था कि पी आर क्यू और आर इज़ इक्वल टू पी आर क्यू आर आर। तो अब यहाँ पे भी यही यूज़ हो रहा है। अगर देखें यहाँ पे तो कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद लास्ट जो इसमें लॉ यूज़ हो रहा है वो कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, इंडेम्पोटेंट लॉ यूज़ हो रहा है। वो क्या था, पी आर पी इज़ इक्वल टू पी। तो यहाँ पे भी पी आर पी है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, पी के इक्वल आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल थी जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से लॉज को अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। वो क्या है कि निगेशन पी एंड क्यू एंड पी आर क्यू इज़ इक्वल टू पी। सबसे पहले अगर देखें डिमॉर्गन लॉ इसमें यूज़ हो रहा है, कहाँ पे यूज़ हो रहा है कि ये जो निगेशन है इसके अंदर पी एंड क्यू है। तो डिमॉर्गन लॉ में क्या था कि अगर निगेशन पी एंड क्यू हो वो इक्वल टू हो जाता है निगेशन पी और निगेशन क्यू। तो यहाँ पे हमने डिमॉर्गन लॉ यूज़ किया है। अब उसके बाद हमें डबल निगेशन नज़र आ रही है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, डबल निगेशन लॉ। तो ये बन जाएगा पी आर निगेशन क्यू एंड पी आर क्यू। उसके बाद एक और लॉ पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसमें क्या था कि पी आर क्यू एंड आर इज़ इक्वल टू पी आर क्यू एंड पी आर आर। तो यहाँ पे अगर देखें पी आर निगेशन क्यू एंड पी आर क्यू, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ हो रहा है, तो वो किसके इक्वल होता है, पी आर निगेशन क्यू एंड क्यू के होता है। अब उसके बाद यहाँ पे आ रहा है निगेशन लॉ यूज़ हो रहा है कि पी आर सी, यानी पी एंड निगेशन पी इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है, सी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी वही यूज़ हो रहा है, यानी क्यू एंड निगेशन क्यू आ रहा है, तो पी हो या क्यू हो तो इक्वल वही होता है, तो ये किसके इक्वल आ जाता है, सी के इक्वल आ जाता है। उसके बाद आइडेंटिटी लॉ पढ़ा था। आइडेंटिटी लॉ क्या था कि पी आर सी इक्वल टू पी। तो यहाँ पे पी आर सी इज़ इक्वल टू क्या आ गया, पी। और ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ऊपर जो क्वेश्चन में दी गई थी ना कि यहाँ पे इसमें लॉज अप्लाई करने हैं और इक्वल टू आई पी के। तो ये डिफरेंट लॉ यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और इसको क्या किया है, प्रूव किया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, P implies Q, the statement P is called hypothesis। ये MCQs के लिहाज से लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि P implies Q में P को क्या कहा जाता है, हाइपोथेसिस कहा जाता है और एंटीसीडेंट कहा जाता है, एंड Q is called the conclusion और consequent। तो Q को क्या कहा जाता है, कंक्लूजन भी कहा जाता है। तो ये लाइंस MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने माइंड में रख लेनी है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट का हम ट्रूथ टेबल देखते हैं। P उसी तरीके से पहले दोनों ट्रू होंगे, अगले दोनों फॉल्स होंगे। Q में क्या होगा, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। अब P इम्प्लाइज Q, इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है जैसे एंड में हमने पढ़ा था कि अगर दोनों ट्रू हों तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज़ फॉल्स आएगा। इसी तरीके से अगर आर में हमने पढ़ा था कि अगर दोनों फॉल्स हों तो आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज़ सारे ट्रू हो जाएंगे। तो नॉट में तो एक ट्रू होगा,
ट्रू है तो फॉल्स होगा, फॉल्स हो तो ट्रू होगा। अब कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट में ये है कि अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, बाकी सारे ट्रू हो जाएंगे। अब अगर यहाँ पे देखें, पहले में देखें ट्रू ट्रू, आंसर ट्रू आएगा। अब दूसरे में देखें ट्रू एंड फॉल्स। कंडीशनल स्टेटमेंट में याद रखना है कि पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा, बाकी जितने भी होंगे वो सारे ट्रू हो जाएंगे। यहाँ पे भी देखें पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या है, पहला ट्रू होना चाहिए दूसरा फॉल्स होना चाहिए, तो यहाँ पे ये ट्रू आ जाएगा। फिर यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं तो ये भी ट्रू आ जाएगा। अब ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये जो P इम्प्लाइज Q लिखा गया है, इसको कितने तरीक़ों से डिस्कस किया जाता है, यानी इसके कितने नाम हैं, तो ये भी आपने याद रखना है MCQs के लिहाज से कि द इम्प्लीकेशन PQ could be expressed in many alternative ways as, यानी इसको डिफरेंट तरीक़ों से जाना जाता है। कौन कौन से हैं जी, if P then Q, P implies Q, if PQ, P only if Q, P is sufficient for Q, not P unless Q, Q follows from P, Q if P, Q whenever P, Q is necessary for P। यानी ये डिफरेंट नाम हैं इसको पढ़ने के। ये जो P implies Q लिखा हुआ है, ये सारे नाम आप लोगों को आने चाहिए। MCQs में पूछे जा सकते हैं कि इसका क्या नाम है। हो सकता है कि फर्स्ट ऑप्शन ना हो, बाकी इनमें से कोई ऑप्शन आ जाए, तो ये अच्छी तरीके से आपको नाम आने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। P और निगेशन Q इम्प्लाइज डैट निगेशन P। उसी तरीके से टेबल बनाएंगे, P के पहले दोनों ट्रू अगले दोनों फॉल्स, Q के एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स होगा। अब यहाँ पे हमने निगेशन Q यानी Q का उल्ट लेना है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। फिर निगेशन P लेना है, यानी ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। उसके बाद P और निगेशन Q, R ऑपरेटर लेना है। R में क्या था कि अगर दोनों फॉल्स हों तो आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज सारे ट्रू हो जाएंगे। हमने देखना है P को और निगेशन Q को। P ये है और निगेशन Q ये है, तो ट्रू फॉल्स ट्रू आ जाएगा, ट्रू 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 आ जाएगा, फॉल्स 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 आ जाएगा। R में हमने पढ़ा था ना कि अगर दोनों फॉल्स हों तो आंसर फॉल्स आएगा, बाकी सारे ट्रू हो जाएंगे। अब उसके बाद P और निगेशन Q इम्प्लाइज डैट निगेशन P, यानी हमने इसको देखना है और निगेशन P को देखना है। तो इम्प्लाइज में कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या था कि पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू हो जाएंगे। अब इसमें पहला ये ट्रू है दूसरा ये फॉल्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो आंसर ट्रू, यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो आई होप सो कि आपको कंडीशनल स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी कि इसको किस तरीके से करना है। इसके बाद हैंड आउट में जो है एक और कंसेप्ट दिया गया है, कन्वर्स इन्वर्स कंट्रापोजिटिव का। हैंड आउट के अंदर थोड़ा सा टफ लिखा हुआ है, आपकी आसानी के लिए एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूँ कि अगर दिया गया है P इम्प्लाइज Q, तो इसका कन्वर्स क्या होगा, इनकी जगह चेंज कर देंगे। Q शुरू में आ जाएगा, P बाद में चला जाएगा। इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स होगा कि इन दोनों के साथ निगेशन लगा देंगे, यानी ये P Q है तो क्या बन जाएगा, निगेशन P निगेशन Q बन जाएगा। और कंट्रापोजिटिव में क्या होता है कि इन दोनों की जगह भी चेंज करेंगे और निगेशन भी लगाएंगे, यानी इन्वर्स का उल्ट हो जाएगा कि अब Q पहले आ जाएगा और P बाद में जाएगा और इनके साथ निगेशन भी लगाएंगे। इसी तरीके से नीचे एक एग्जांपल देख लेते हैं ये वाली। इसमें क्या है, P इम्प्लाइज डैट निगेशन Q,
अब इसका इन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स क्या होगा? कन्वर्स ये होगा कि जगह चेंज करते हैं, निगेशन क्यू शुरू में आ गया, पी बाद में चला गया। इन्वर्स में क्या है कि अगर निगेशन निगेशन लगाएंगे, अगर पहले से निगेशन है तो वो ख़त्म हो जाएगी, अगर निगेशन नहीं है तो वो लगा देंगे। जैसे यहाँ पे पी के साथ निगेशन नहीं थी, पी के साथ निगेशन लगा दी है, और क्यू के साथ निगेशन थी, निगेशन ख़त्म कर दी है। समझ आ गई मेरी बात? अब इसी तरीके से नेक्स्ट कंट्रा पॉजिटिव। कंट्रा पॉजिटिव क्या है कि इन दोनों की जगह चेंज करेंगे और साथ में निगेशन भी ऐड कर देंगे। अब क्यू के साथ तो ऑलरेडी निगेशन दी गई थी, वो ख़त्म हो गई, और पी के साथ निगेशन नहीं थी, उसके साथ निगेशन लगा दी है। तो ये कन्वर्स, इन्वर्स, कंट्रा पॉजिटिव, इसका कॉन्सेप्ट भी आप लोगों ने अपने माइंड में क्लियर रखना है। तो ये था लेक्चर नंबर 3। आई होप सो कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, मैं आपको समझा दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।